हेलो गाइस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा था। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे बच्चों। आई होप आपको लेक्चर फर्स्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम देखते हैं बच्चों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है प्यारे बच्चों, जैसे देख लीजिए ये कोई सरफेस है बच्चों। यहाँ पे ये सरफेस है बच्चों, ये प्लेन मिरर है हमारे पास। ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब मान लेते हैं बच्चों इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और किसी सोर्स ऑफ लाइट से कोई इंसिडेंट रे बच्चों इस तरह से आती है, दिस इज इंसिडेंट रे आई। और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों क्या होती है? ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? अ लाइट रे strike a surface of this plane mirror and return from the same medium. This phenomena is called reflection of light. ठीक है, तो ये फिनोमिना क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या बोला मैंने? a ray of light a ray of light strikes a surface and return back in same medium. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब एक बार हम यहाँ से भी देख लेते हैं बच्चों। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास। तो एक तो बच्चों बाउंड्री होगी यहाँ पे, ये वाली एक ग्लास हो गई, और एयर तो बच्चों यहाँ सब जगह है, तो दूसरा मीडियम क्या हो गया? एयर। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर? तो जब लाइट रेज बच्चों स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, दो मीडियम कौन कौन से हो गए? एक तो ग्लास हो गया, एक एयर हो गया। इन पे बच्चों क्या करती है? ये स्ट्राइक करती है। फिर उसके बाद वापस क्या होता है? बाउंस बैक, वापस बाउंस बैक होती है और उसी मीडियम में चली जाती है, सेम मीडियम में। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है बच्चों आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों, देखिएगा ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है और ये थर्ड रे। तो बच्चों देखिएगा तीनों रे आपस में क्या है? पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में भी क्या देखा जाता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रे तीनों वापस से बच्चों पैरेलल हो जाती है। तो इसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या? when the reflection takes place from a perfect plane surface, then after reflection ray remains parallel। इस रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा रिफ्लेक्शन होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों? आपका इनिशियली तो बच्चों जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड रे हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ रे हो गए बच्चों। तो स्टार्टिंग में तो बच्चों ये क्या है? इनिशियली पांचों रेज पैरेलल ईच अदर है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये जो रेज होती है ये पैरेलल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है बच्चों वो कैसा है? वो आपका रफ सरफेस है। यहाँ पे जो सरफेस था इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये आपका बच्चों स्मूथ सरफेस था। कैसा था? स्मूथ। लेकिन जो यहाँ पर ये सरफेस है बच्चों, ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। इसीलिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइंस होती है, जो रेज होती है बच्चों, वो पैरेलल नहीं होती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलोगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ में बच्चों ये आपको, ये मिरर है बच्चों, ये क्या है यहाँ पर? मिरर। और ये यहाँ पर बच्चों इस परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिरर के जो ये प्लेन दिख रहा है आपको, तो ये क्या है बच्चों? एक प्लेन है जो कि नॉर्मल है किसके? इस मिरर के। तो प्लेन नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर किसी लाइट सोर्स से बच्चों को इंसिडेंट रे इस तरह से आती है।
ठीक है, और वो इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है और वापस से बाउंस बैक होती है और उसी मीडियम में चली जाती है और रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से चली जाती है। और ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, वो क्या हो गया आपका नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, ये सभी तीनों रेज सेम प्लेन में लाई कर रही है। ये इसका फर्स्ट लॉ होता है बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane. Okay, I hope you understand this concept. Second concept क्या है बच्चों, कि ये इंसिडेंट रे बच्चों इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, मान लेते हैं थीटा एंगल है, इसको अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अगर दोनों की वैल्यू बच्चों सेम होती है, थीटा और थीटा, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू थीटा बच्चों। तो ये क्या हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और ये आपके प्लेन मिरर में बात हो गई। ये आपकी कौन सा मिरर हो गया बच्चों, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और ये थर्ड हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर ये, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये प्लेन मिरर में हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में हम, स्फेरिकल मिरर, आगे एक पूरा एक टॉपिक आने वाला है तो वहां पर इसके बारे में स्टडी कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेशल केस है बच्चों यहाँ पर किसका, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्पेशल केस नंबर 1 क्या है, ये हम देख चुके हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, कि जो हमेशा लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बच्चों ट्रेवल करती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या बोला है, जब ये हमारा प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल हो गया बच्चों, अगर लाइट रे, इंसिडेंट रे बच्चों टुवर्ड्स दी नॉर्मल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बच्चों वो क्या कर रही है, यहाँ पर रिट्रेस कर रही है बच्चों, रिट्रेस इट्स पाथ बैक, वापस अपने पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस बैक कर रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेस इट्स पाथ बैक। ठीक है, तो इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या हो रही है बच्चों, सेम अपने जो उसका पाथ है बच्चों उसको रिट्रेस कर रही है। ठीक है, ये प्लेन मिरर में हो गया बच्चों। तो यहाँ पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल कितना बना हुआ है, जीरो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो एक स्पेशल केस है बच्चों, अगर इसी को हम कॉनकेव मिरर में स्टडी करें, तो कॉनकेव मिरर बच्चों एक स्पेयर का पार्ट होता है, किसके पार्ट माना जाता है, एक स्पेयर का पार्ट माना जाता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर मैं इस मिरर से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइन डालूंगा तो बच्चों ये क्या होगा, नॉर्मल ऑफ दी इस स्पेरिकल मिरर है बच्चों ये। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है बच्चों वो इस तरह से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अगर टुवर्ड्स दी नॉर्मल आती है तो हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, तो ऐसे आएगी और वापस उसी पाथ पर चली जाती है। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाती है, सिमिलर ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर की बात होगी। सिमिलर बच्चों सेम फिनोमिना कहाँ पर होता है, आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिएगा, ये वही यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से किसी स्फीयर का पार्ट होगा बच्चों, उसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट रे होगी बच्चों ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वापस क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, इसको आप पीछे मिलाओगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फिनोमिना यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है बच्चों। अब दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहता हूँ कि जब रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट होगी, जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी बच्चों, जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी, तो ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन बच्चों। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे देखिएगा आगे यहाँ पर, कि जैसे कोई लाइट सोर्स है बच्चों, है ना, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है ना, तो यहाँ से लाइट रेज आ रही है बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं अपन ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से कोई लाइट रेज आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो गया, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये इस तरह से इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली जाती है बच्चों, या ऐसे चली जाती है या फिर ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो इस लाइट की कुछ ना कुछ बच्चों फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ इसका वेवलेंथ होगा और कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो जब क्या होता है बच्चों, और ये क्या हो गया, मीडियम 1 हो गया और ये क्या हो गया, मीडियम 2 हो गया,
और जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में वापस सेम मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे की भी बच्चों वही होगी जो कि इंसिडेंट रे की है। मतलब इंसिडेंट रे की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, इंसिडेंट रे की जितनी वेवलेंथ होगी, इंसिडेंट रे की जितनी वेलोसिटी होगी, उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे की भी होगी। ठीक है। बट अगर मीडियम चेंज हो गया बच्चों, तो मीडियम चेंज होते बच्चों फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो वेलोसिटी होती है इन अ मीडियम, वो डिपेंड करती है c अपॉन एन पर। c तो हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वैक्यूम में वेलोसिटी होता है लाइट का, और एन होता है बच्चों यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करूँ तो 4/3 होता है, हम देखेंगे बच्चों ये, और ये एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है। दूसरा हम बच्चों बात करें कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है 3/2। तो यहाँ पे एन की ये बच्चों, और एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। तो जो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो डेफिनेटली चेंज हो जाती है। ठीक है। आए बात समझ में? तो इस सी के कंपैरिजन में तो हमेशा क्या होगी बच्चों, कम हो जाती है वेलोसिटी। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो अदर्स मीडियम होते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कम हो जाती है बच्चों। ठीक है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम वापस से स्टडी करेंगे बच्चों, ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था, वो तो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो रिफ्लेक्शन में बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, वेवलेंथ एंड स्पीड डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। और वन मोर इन्फॉर्मेशन में और क्या देना चाहता हूँ बच्चों आपको, जो आई होती है बच्चों वो सेंसिटिव होती है फॉर येलो कलर के लिए। येलो कलर के लिए जो हमारी आई होती है वो काफी सेंसिटिव होती है, जबकि लिस्ट सेंसिटिव होती है वॉयलेट एंड रेड कलर के लिए। इसके बारे में आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है, आगे हम इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए आगे बच्चों, इसी वजह से जो जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं बच्चों, उनको हम कैसा बनाते हैं, येलो कलर का बनाते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल कैसे बनते हैं, यहाँ पर येलो कलर के बनाए जाते हैं। उन पर पेंटिंग कैसे की जाती है, येलो कलर से पेंट कर दिया जाता है। इसी तरह से आपके जो सोडियम लैंप्स होते हैं जो कि रोड लाइट्स पे लगे होते हैं, वो भी बच्चों इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो हमारी आई के लिए सेंसिटिव होते हैं, हमारी आई को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते बच्चों। ठीक है। आगे चलिएगा। अब तो नेक्स्ट फिनोमेना आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है। अब जब भी ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है, और ये इसका इमेज है। तो बच्चों ये साइड हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। ठीक है। तो वापस से ये लेफ्ट, ये राइट। तो क्या देखा जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होता है वो जब इस इमेज का वो लेफ्ट पार्ट बन जाता है, और जो लेफ्ट पार्ट था वो राइट पार्ट बन जाता है बच्चों। मतलब इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है बच्चों? लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर देखा जाता है। किस पर? जब भी प्लेन मिरर से बच्चों आपका ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन होता है, तो जो हमारा राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट में चला जाता है बच्चों, और जो लेफ्ट पार्ट था वो राइट पार्ट में चला जाता है। जैसे आर इस तरह से बन गया बच्चों। ठीक है। अगर सी होता तो वो कुछ इस तरह से बन जाता। ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा ये है बच्चों हेड है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेटरल इन्वर्जन से इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और दूसरा बच्चों बात करते हैं क्लॉक की। क्लॉक में क्या होता है, जैसे देखो इस क्लॉक में कितना बज रहा है, 10 बज के बच्चों 15 मिनट्स यहाँ पे हो रहा है। तो जब इसका इमेज बनता है तो उसमें देखा जाता है बच्चों 1:45। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन हो जाता है इमेज जब बनती है तो। और बच्चों यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आपको हार्स गिवन है, क्या गिवन है, हार्स आपको गिवन है, और आप इमेज का टाइम बताने वाले हो, तो क्या दिया हुआ है, आप उसको 12 से सबसेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1 बजा हुआ है, तो इमेज में कितना बजेगा बच्चों, 12 - 1, तो आप 11 बजेगा डेफिनेटली। ठीक है। और सिमिलर मान लीजिए अब आपको हार्स भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुआ है, जैसे कि 10:15। तो इमेज का कितना, इमेज जब बनेगी तो उसमें कितना टाइम हमें शो हो रहा होगा, तो वो कैसे निकालोगे, इस 10 को बच्चों आप 11 से सबस्ट्रेट कर दीजिए। तो 11 को जब 10 से सबस्ट्रेट करोगे तो 1, और 60 से आप सबस्ट्रेट कर दीजिए 15 को, तो
कितना आ गया 45। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उस पर टाइम बता रहा था 10:15 और जब इमेज बना बच्चों तो उसका टाइम कितना बता रहा है 1:45। ठीक है। और सिमिलर बच्चों अगर आपको हार्स भी दिया है, मिनट भी दिया है, सेकंड भी दिया है, तो आप इमेज के टाइम को किस तरह से आप बता पाओगे। आप हार्स को 11 से माइनस कर दीजिएगा, मिनट को 59 मिनट से माइनस कर दीजिएगा और सेकंड को 60 से, तो आपको को इमेज का कितना टाइम मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, मान लेते बच्चों को ये पर्सन है, यहाँ पर उस पर्सन की हाइट है बच्चों कैपिटल H। ठीक है। तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए कि इस पर्सन का बच्चों पूरा इमेज इस मिरर में बन जाए बच्चों, इस प्लेन मिरर में बन जाए। तो इसका यहाँ पर मैं डेरिवेशन करता हूँ। ये हमारे पर्सन का हेड हो गया, ये उसकी आई हो गई और इसके लेग हो गया बच्चों। ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लाइट रे जाती है बच्चों हेड से। ठीक है। इस मिरर पे टकराती है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और वो वापस से आई पे आ जाती है। इस तरह से हमको हेड दिखाई देता है। सिमिलर लेग से एक लाइट रेज जाती है बच्चों इस तरह से, और मिरर से टकराने के बाद वापस वो आई पे जाती है। इस तरह से हमें लेग दिखाई दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा जो पर्सन एच हाइट का था बच्चों इस मिरर में हमें दिखाई देता है। तो हमसे पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कि इस पर्सन की पूरी हाइट हमें दिखाई दे। बच्चों यहाँ पे देखिएगा दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इंसिडेंट एंगल अल्फा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल अगर बीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ पे बच्चों दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल हो गया HNM, तो ट्राइंगल HNM कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों ट्राइंगल NEM के बच्चों, NEM के। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड हुई साइड बराबर होगी, तो जो HE होगा बच्चों वो बराबर होगा। ठीक है। तो HE क्या होगा यहाँ पर HN प्लस NE। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों MD निकालू तो MD क्या होगा, हाफ ऑफ द HE, इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो MD है बच्चों ये वाला, ये क्या होगा, हाफ ऑफ दी HE होगा, नहीं होगा बच्चों। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब दो ट्राइंगल वापस से लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों EM डैश एन डैश, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल N डैश M डैश एंड L के बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, सिमिलर जो आपका बच्चों M डैश D होगा वो हाफ ऑफ दी हाइट ऑफ दिस इज EL, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, MD प्लस M डैश D इज इक्वल टू हाफ ऑफ HE प्लस EL। और HE प्लस EL क्या हो गया, हाइट ऑफ दी पर्सन हो गया बच्चों। तो ये किसके बराबर है गया, H/2 के। और MD प्लस M डैश D क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द मिरर, मतलब MM डैश। तो MM डैश, तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों मिरर की, कि पर्सन की जो हाइट है वो कंप्लीट इसमें विजिबल हो सके। तो मिनिमम हाइट आपकी मिरर की H/2 होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सी कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर शुड बी हाफ द हाइट ऑफ ए पर्सन। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिएगा डेविएशन ऑफ सिंगल मिरर क्या होता है बच्चों। देखिएगा ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो आपकी इंसिडेंट रे बच्चों आगे कुछ इस तरह से जाती नहीं जाती, बट ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से इसका डेविएशन हो गया। और ये डेविएशन कितना हो गया बच्चों, इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इंसिडेंट एंगल अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। ओके। और ये पूरा एंगल बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये होगा पाई। तो आपका जो डेल्टा होगा वो कितना होगा, जो डेविएशन होगा बच्चों कितना होगा, पाई-2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो इतना डेविएशन आता है बच्चों। तो कितना डेविएशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पाई-2 थीटा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो डेविएशन समझ में आया बच्चों। अगर यहाँ से मैं वापस से आपसे पूछूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डेविएशन हुआ तो क्या आप बता सकते हो। तो जैसे देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों डेविएशन बताना चाहता हूँ आपको, तो देखो कितना होगा। ये आपका इंसिडेंट रे है,
ये यहाँ पर नॉर्मल है प्यारे बच्चों, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। दिस इज, ये आपका डेविएशन नहीं होता तो कुछ इस तरह जाती, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन क्या होगा बच्चों, दिस वन। ये एंगल कितना है यहाँ पर, 2 थीटा है। अभी जो हमने देखा था बच्चों यहाँ पर, ये कितना है, 2 थीटा है। तो देखिएगा ये कितना हो गया, पाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, पाई। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका पाई। तो पाई प्लस 2 थीटा। तो जो डेविएशन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं तो पाई प्लस 2 थीटा हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे आपसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पूछता है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बच्चों, एक और यहाँ पे स्पेशल केस क्या होता है जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या, ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। इस ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई इंसिडेंट रे, और इसका मतलब होता है बच्चों जस्ट टच। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये इंसिडेंट रे बच्चों, ये आ रही है, जस्ट इस स्पेरिकल मिरर को क्या कर रही है बच्चों, टच कर रही है। और ये नॉर्मल से क्या है, 90 डिग्री बना रही है। कितना एंगल बना रही है बच्चों, 90। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी कितना एंगल बनाएगा, वो भी 90 बनाएगा। और बच्चों वो किस तरह से चली जाती है, आगे इस तरह से चली जाती है। मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। एक हमने देखा था नॉर्मल इंसिडेंस। जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती थी, रिट्रेस इट्स पाथ बैक, उसी पाथ में वापस चली जाती थी। बट ग्रेजिंग इंसिडेंस या जस्ट टच में क्या होता है, वो इंसिडेंट रे आती है और वापस आगे सिमिलर स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ग्राफ बिटवीन। अब हम देखेंगे बच्चों ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल के बीच में कितना, क्या ग्राफ आता है। और हमें रिलेशन पता है, डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2 आई। तो देखिएगा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अगर मैं y एक्सिस पर क्या ले लेता हूं बच्चों, डेविएशन, और x एक्सिस पर मैंने ले लिया इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं i को 0 रखता हूँ तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0, पाई। ठीक है, सिमिलर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कितना आएगा, आपको यहाँ को डेल को 0 रखोगे तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई/2, 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए प्यारे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पाई/2, 0। ओके, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे बच्चों इसके, पाई/2, 0। इस लाइन को अगर मैं मिला देता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यहाँ से हमको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगा और नेगेटिव स्लोप आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरह से बनती है। अब देखो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये कौन सा हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा है ये, नॉर्मल इंसिडेंस। क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा था नॉर्मल इंसिडेंस में बच्चों, अगर डेविएशन होगा तो कितना होगा, जैसे देखिएगा नॉर्मल नॉर्मल डेविएशन, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या हुआ, देखो यहाँ पर। तो जैसे ये देखिएगा, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे भी ऐसे आती है बच्चों, और रिफ्लेक्टेड रे वापस इस तरह से चली जाती है। तो कितना डेविएशन हुआ बच्चों, पाई। तो ये तो ग्राफ में बताया हुआ है कि पाई डेविएशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने देखा था बच्चों, अभी कौन सा सिचुएशन देखा था, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों कितना डेविएशन हो रहा है, देखो कितना डेविएशन हुआ, ये डेविएशन कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है पाई/2। कितना डेविएशन हो रहा है बच्चों, पाई/2। ठीक है,
ये डेविएशन कितना है, ये π/2 डेविएशन है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे। ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डेल निकालूं तो π-2i कितना है, π/2। तो यहाँ पे डेविएशन होता है बच्चों 0, और यहाँ पे डेविएशन कितना होता है, यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो आपका i कितना होगा इस कंडीशन में, 0। यहाँ पे डेविएशन आता है पाई, यहाँ पे डेविएशन कितना आता है, 0, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आगे का लेक्चर बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।